Good morning, student. Today we will discuss about new chapter number 3, metals and non-metals. Let's start our chapter. First of all, metals and non-metals. देखिए, एक जनरल बात अपन ये समझते हैं कि मेटल्स क्या होती हैं और नॉन मेटल्स क्या होती है। सबसे पहली बात इसके अंदर ये आती है कि आप लोग जानते हो जैसे बहुत सारी जो मेटल्स है अपन डेली लाइफ में यूज़ में लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अपन रोज़ाना आयरन यूज में लेते हैं, कॉपर को यूज़ में लेते हैं, ठीक है ना। इसी तरह से गोल्ड की ज्वेलरी बनाई जाती है, सिल्वर की ज्वेलरी बनाई जाती है। ये सारी क्या हैं स्टूडेंट्स, मेटल हैं। एल्यूमिनियम यूज में ली जाती है। इन सभी को अपन जो है मेटल्स कहते हैं। और नॉन मेटल्स की अगर अपन बात करते हैं तो जैसे कार्बन एक नॉन मेटल है, ऑक्सीजन एक नॉन मेटल है, हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है, नाइट्रोजन एक नॉन मेटल है, फ्लोरीन एक नॉन मेटल है, क्लोरीन एक नॉन मेटल है, एक्सेट्रा। बहुत सारी ऐसी जो है वो नॉन मेटल्स है। अब आप लोगों को यहाँ एक बात ये देखने को मिल रही होगी कि मैं ये सब जो लिख रहा हूँ ये सभी क्या हैं स्टूडेंट्स, ये सभी क्या हैं, कुछ ना कुछ एलिमेंट्स हैं। तो आपको ये पता चला कि एलिमेंट्स जो होते हैं वो दो टाइप के हो सकते हैं, मेटल एंड नॉन मेटल, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के साथ साथ एक कैटेगरी और भी होती है जो कि मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की तरह बिहेव कर सकती है। यानी कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज़ होती है, उनको अपन बोलते हैं मेटलॉइड्स। वो मेटलॉइड्स कहलाते हैं। तो अपने यहाँ पर सबसे पहली बात ये हो गई कि एलिमेंट्स जो हो गए वो 3 टाइप्स के हो गए। फर्स्ट जो होते हैं उनको अपन कहते हैं मेटल्स। सेकंड जो टाइप्स एलिमेंट्स होते हैं उनको अपन कहते हैं नॉन मेटल्स। एंड थर्ड जो टाइप हो जाता है स्टूडेंट्स, ये कहलाता है मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स कहलाते हैं। अब यहाँ आप लोग जानते हो कि एलिमेंट्स जो हैं नेचर के अंदर टोटल कितने प्रेजेंट हैं, 118, यानी कि 118 एलिमेंट्स को अभी तक जो है डिस्कवर किया जा चुका है। आप लोग जानते हो कि केमिस्ट्री के अंदर अपन पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं और उस पीरियोडिक टेबल के अंदर क्या रखे हुए हैं, एलिमेंट्स रखे हुए हैं। और टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, 118, यानी कि 118 एलिमेंट्स हैं। उसमें से मैक्सिमम जो एलिमेंट्स है स्टूडेंट्स वो सारे कैसे होते हैं, मेटेलिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, यानी मेटल्स होते हैं। यहाँ पर अपन ये कह सकते हैं कि 90 एलिमेंट्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं स्टूडेंट्स, 90 एलिमेंट्स जो होते हैं वो आपके मेटल्स होते हैं। और 22 या 20 एलिमेंट्स जो होते हैं वो आपके नॉन मेटल्स होते हैं। और अदर जो एलिमेंट्स होते हैं, अदर फ्यू एलिमेंट्स जो भी बच रहे हैं वो सारे कैसी प्रॉपर्टी शो करते हैं स्टूडेंट्स, नॉन मेटल्स शो करते हैं। चलिए अपन इनके बात कर लेते हैं एग्जाम्पल की। तो देखो मैंने यहाँ ये जो कुछ भी एग्जाम्पल्स लिखे हैं ये एक मेटल की तरह बिहेव करते हैं, चाहे आयरन हो, कॉपर है, गोल्ड है, सिल्वर है, एल्यूमिनियम है ना। ये सारे क्या होते हैं स्टूडेंट्स, मेटल होते हैं और मेटेलिक प्रॉपर्टी को ये शो करते हैं। देन उसके बाद जब अपन बात करते हैं नॉन मेटेलिक की, तो यहाँ पर मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स लिखे हुए हैं जो कि किस टाइप की प्रॉपर्टी शो करते हैं स्टूडेंट्स, नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी को शो करते हैं। देन उसके बाद मेटलॉइड्स में अपन ने कहा कि इनके अलावा कुछ मेटलॉइड्स के बारे में अगर अपन बात करें तो जैसे बिस्मिथ है, सिलिकॉन है, ये कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो कि क्या करते हैं, मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी को शो करते हैं। तो इन्हें अपन क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, मेटलॉइड्स कहते हैं। चलिए अब अपन बात कर लेते हैं इनके कंपैरेटिव स्टडी की कि मेटल जो होते हैं वो क्या प्रॉपर्टी शो करते हैं और नॉन मेटल्स जो होते हैं वो क्या प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं, जो कि वैसे आप लोग बहुत क्लासेज में, यानी कि अगर आप जैसे अपन जानते हैं कि 6 से लेकर के जितनी भी क्लासेज अभी तक आप लोगों ने पढ़ी हैं 9th क्लास तक, वहाँ तक आप जो है जनरल इनके बारे में ये जानते हो कि मेटल्स कैसे होते हैं, लस्टर प्रॉपर्टी शो करते हैं, डक्टाइल नेचर के होते हैं। अब ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं अपन यहाँ पर एक बार फिर से उनका कंपेरेटिव करते हुए इन दोनों के बारे में थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं।
यस स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों के यहाँ पर कंपेरेटिव स्टडी के लिए कुछ प्रॉपर्टी लिखी है और यहाँ पर लिखा है मैंने मेटल्स को, यहाँ लिखा है मैंने नॉन मेटल्स को। चलिए अपन बात कर लेते हैं वन बाय वन सारी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स वो कौन सी है? स्टेट, है ना। स्टेट यानी कि वो किस स्टेट में नेचर में प्रेजेंट होता है। तो आप लोग जानते हो कि मेटल्स जो होते हैं वो सारी कौन सी होती हैं? सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट होते हैं। ऑल मेटल्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं? सॉलिड स्टेट में होते हैं, केवल किसको छोड़ करके? Hg यहाँ पर क्या आ जाता है स्टूडेंट्स? एक्सेप्शंस आ जाता है, एक्सेप्शन केस है यहाँ पर। और ये किस फॉर्म में होता है? ये होता है लिक्विड फॉर्म के अंदर, ठीक है ना। Hg यानी कि मरकरी जो कि एक मेटल है और ये एक्सेप्शन केस है जो कि लिक्विड फॉर्म में है। बाकी अदर जितनी भी मेटल्स होती है स्टूडेंट्स वो सारी कैसी होती है? सॉलिड स्टेट में होती है। यहाँ अगर अपन नॉन मेटल्स की बात करते हैं तो जैसे कार्बन, ये कैसी फॉर्म में होता है? तो कार्बन जो है आपके पास सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। वहीं अगर अपन बात करते हैं Cl2 की यानी कि क्लोरीन की, और वहीं अगर अपन बात करते हैं वहीं अगर अपन बात करते हैं H2 यानी कि हाइड्रोजन की, नाइट्रोजन की, तो ये बहुत सारी जो एलिमेंट्स हैं जो कि कैसे कौन से हैं? नॉन मेटल्स हैं। और ये सारे कैसे स्टेट में प्रेजेंट होते हैं? गैसियस स्टेट में प्रेजेंट होते हैं। वहीं अगर अपन बात करते हैं Br2 की यानी कि ब्रोमीन की, तो ये कौन सी फॉर्म में प्रेजेंट होता है स्टूडेंट्स? ये लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। आपको ये इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि यहाँ पर ये जो Br है यानी कि ब्रोमीन है, यही एक ऐसा नॉन मेटल्स है जो कि लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। बाकी इनके अंदर गैसेस फॉर्म में भी हो सकते हैं, सॉलिड फॉर्म में भी हो सकते हैं। कार्बन के अलावा भी कुछ होते हैं जैसे फॉस्फोरस है, सल्फर है, ये सारे क्या होते हैं? सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। लेकिन लिक्विड फॉर्म में अगर नॉन मेटल कोई प्रेजेंट है तो वो सिर्फ और सिर्फ ब्रोमीन है। मैंने यहाँ पर Br2 लिखा है, इसका मीन्स ये है कि ब्रोमीन हमेशा टू एटोमिसिटी यानी कि दो एलिमेंट्स हमेशा कंबाइन होकर के रहते हैं और ये स्टेबल रहते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर Br2 लिखा है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद करते हैं अपन डक्टाइल नेचर और मेलेबिलिटी की। आप लोग जानते हो कि डक्टाइल नेचर का मीन्स क्या होता है? जिससे आप क्या कर सकते हो? जिससे आप वायर का फॉर्मेशन कर सकते हो। तो आप जानते हो कि वायर का फॉर्मेशन मेटल्स का किया जा सकता है। मेलेबिलिटी का मीन्स ये होता है कि वहाँ पर क्या किया जा सकता है? शीट का फॉर्मेशन किया जा सकता है, यानी कि उनको जो आपके पास सॉलिड मटेरियल है, जो मेटल्स है, उनको आप क्या कर सकते हो? हैमर के थ्रू या किसी भी ऑब्जेक्ट के थ्रू उनको दबा करके, प्रेस करके उनसे क्या बनाई जा सकती है? शीट बनाई जा सकती है। तो ये प्रॉपर्टी कौन शो करता है? ये दोनों प्रॉपर्टी मेटल शो करता है, बट यहाँ पर ये प्रॉपर्टी शो नहीं होती है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अपन बात कर लेते हैं नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है आपकी सोनोरस। सोनोरस का मीन्स होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये साउंड को प्रोड्यूस कर सकते हैं, साउंड प्रोड्यूस। तो यहाँ पर जो मेटल्स होती है स्टूडेंट्स वो साउंड को प्रोड्यूस कर सकती है, लेकिन जब अपन नॉन मेटल्स की बात करते हैं तो ये साउंड को प्रोड्यूस नहीं कर सकती है। वहीं अगर अपन बात करते हैं स्टूडेंट्स लस्टर प्रॉपर्टी, यानी कि लस्टर का मीन्स होता है शाइनी नेचर, शाइनी, है ना। तो यहाँ पर अपन ये कहते हैं कि शाइनी नेचर, यहाँ पर जितनी भी मेटल्स होती है स्टूडेंट्स ये कैसी होती है? शाइनी होती है। आप लोग जानते हो कि Au यानी कि गोल्ड जो कि बहुत ही शाइनी होती है और उसका यूज़ जो है ऑर्नामेंट्स बनाने में किया जाता है। इसी तरह से Ag यानी कि सिल्वर, ये भी क्या होती है? शाइनी नेचर की होती है। उसके अलावा भी जितनी भी मेटल्स होती हैं स्टूडेंट्स वो सारी जो होती है लस्टर प्रॉपर्टी शो करती है, चाहे एल्यूमिनियम हो, आयरन हो, कॉपर हो, सभी जो मेटल्स होती है वो लस्टर प्रॉपर्टीज़ को शो करती है। बट यहाँ पर अगर अपन बात करते हैं तो ये जितनी भी नॉन मेटल्स होती हैं ये शाइनी प्रॉपर्टी शो नहीं करती है। यहाँ पर शाइनी प्रॉपर्टी या लस्टर प्रॉपर्टी शो नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन आ जाता है स्टूडेंट्स, एक एक्सेप्शन केस आ जाता है यहाँ पर डायमंड।
आप लोग जानते हो कि डायमंड क्या होता है, कार्बन का ही एक एलोट्रॉप्स होता है, कार्बन की ही एक फॉर्म होती है। और कार्बन क्या है स्टूडेंट्स, एक नॉन मेटल है, बट इसमें क्या होती है, लस्टर प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं इनके मेल्टिंग पॉइंट की, यानी कि कितने के ऊपर ये मेल्ट होना शुरू हो जाते हैं, कितने डिग्री टेम्परेचर के ऊपर ये मेल्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो अपन यहाँ पर कहते हैं इनके जो मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा हाई होते हैं। लेकिन यहाँ पर भी एक एक्सेप्शन आ जाता है स्टूडेंट्स, सीरियम और एक होता है गैलियम Ge। ये दोनों ही एलिमेंट्स ऐसे हैं स्टूडेंट्स जो कि क्या होते हैं, इनके मेल्टिंग पॉइंट लो होते हैं। यहाँ पर एक आपको ये भी थोड़ा याद रखना होता है कि ये जो गैलियम होता है, जैसे ही अपन उसको अपनी हथेली पे लेते हैं तो क्या होता है स्टूडेंट्स, ये अपनी एनर्जी को एब्जॉर्ब करके क्या होने लग जाता है, मेल्ट होने लग जाता है। इसीलिए कभी कभी पर ये भी आता है कि Hg जो कि एक लिक्विड फॉर्म के अंदर प्रेजेंट है, उसी तरह से गैलियम भी एक लिक्विड है, लेकिन ये बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में नहीं होगा। ये कब लिक्विड फॉर्म में होगा स्टूडेंट्स, जबकि इसे हथेली पे रखा जाएगा तब वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, वरना वो कैसी फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। यहाँ अगर अपन बात करते हैं स्टूडेंट्स इनके अंदर मेल्टिंग पॉइंट्स की, तो इनके जो मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं स्टूडेंट्स एक कैसे होते हैं, लो होते हैं। और यहाँ अगर अपन बात करते हैं स्टूडेंट्स कंडक्टिविटी की, तो यहाँ पर मेटल्स जो होते हैं वो सारे कैसे होते हैं, गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। आप लोग जानते हो कि जितने भी मेटल्स हैं वो सारे कैसे होते हैं, गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। यहाँ अगर अपन नॉन मेटल्स की बात करते हैं तो ये क्या होते हैं, बैड कंडक्टर्स होते हैं स्टूडेंट्स। ये सारे बैड कंडक्टर्स होते हैं, ये कंडक्टिविटी को शो नहीं करते हैं, ना तो वो अपने साथ इलेक्ट्रिसिटी को लेकर जा सकते हैं, ना ही वो अपने साथ हीट को एक जगह से दूसरी जगह तक कंडक्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भी एक एक्सेप्शन केस आ जाता है स्टूडेंट्स, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो होता है ये क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। और ग्रेफाइट किसकी फॉर्म है स्टूडेंट्स, ये भी कार्बन की ही एक फॉर्म है। ठीक है, फिर उसके बाद अपन बात करते हैं डेंसिटी की। तो आप लोग जानते हो कि डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो आप लोग देखते हो यहाँ पर कि ये जो मास होता है ये डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है, मास जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है डेंसिटी के। और अगर अपन बात करते हैं अगर किसी का वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, ज़्यादा हो जाएगी। तो आप क्या करते हो, जैसे मान लीजिए आपके पास ये 1 kg का एक आयरन का आपके पास वेट है, ठीक है ना स्टूडेंट्स, इसका वॉल्यूम बहुत कम होता है लेकिन मास बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ अपन ये कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि इनके अंदर यानी कि जितने भी मेटल्स होते हैं स्टूडेंट्स, उनकी जो डेंसिटी होती है वो कैसी होती है, हाई डेंसिटी होती है। और इनकी डेंसिटी की बात करते हैं स्टूडेंट्स तो ये कैसी डेंसिटी प्रॉपर्टी यानी कि लो डेंसिटी को शो करते हैं। यहाँ इनकी रिएक्टिविटी की बात करते हैं तो देखिए मेटल्स जो होती है वो नॉन मेटल्स के कंपेयर में ज़्यादा रिएक्टिव होती है। यानी कि अगर आप लोग देखते हो, आप लोगों ने सुना भी होगा कि सोडियम जो है एक ऐसा एलिमेंट है या एक ऐसी मेटल्स होती है जिसे अपन अगर ओपन एयर में रख देते हैं तो वो बर्न होने लग जाती है, ठीक है ना। इसी तरह से पोटेशियम भी हाईली रिएक्टिव है। तो यहाँ पर अपन ये कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि इन मेटल्स की जो रिएक्टिविटी होती है वो कैसी होती है, हाई रिएक्टिविटी होती है। लेकिन यहाँ अगर अपन बात करते हैं नॉन मेटल्स के अंदर तो इनकी रिएक्टिविटी कैसी होती है, लो होती है। लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शन केस के अंदर क्या आ जाता है स्टूडेंट्स, यहाँ पर कार्बन एक एक्सेप्शन आ जाता है, क्योंकि आप लोग जानते हो कि कार्बन हाईली रिएक्टिव होता है और वो बहुत सारे एलिमेंट्स या जो बहुत सारे कंपाउंड्स का फॉर्मेशन भी करता है। फिर उसके बाद अपन बात करते हैं बॉन्ड्स के टाइप्स की। तो आप लोगों ने पढ़ा है अभी इससे पहले वाले चैप्टर में मैंने आप लोगों को कार्बन कंपाउंड्स में बताया था कि कार्बन जो होते हैं वो कौन से बॉन्ड बनाते हैं स्टूडेंट्स, वो कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं। तो अगर ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे तो ये जो होंगी मेटल्स वो कौन से बॉन्ड बनाएंगे स्टूडेंट्स, ये आयनिक बॉन्ड्स बनाते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट टेबल है स्टूडेंट्स, इस टेबल के थ्रू आपसे कुछ ना कुछ क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपसे ये पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर के ऊपर
लिक्विड फॉर्म में होती है। ऐसी कौन सी नॉन मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड फॉर्म में होती है? आपसे पूछा जा सकता है लस्टर प्रॉपर्टी क्या होती है, आपसे पूछा जा सकता है सोनोरस प्रॉपर्टी क्या होती है, आपसे पूछा जा सकता है स्टूडेंट्स कि यहाँ पर ऐसी कौन सी नॉन मेटल है जो कि लस्टर प्रॉपर्टी शो करती है, ऐसी कौन सी नॉन मेटल है जो कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेप्शन केसेस को ही ध्यान रखना है। अच्छा, एक और स्टूडेंट्स, ये जो अपन ने लस्टर प्रॉपर्टी की बात की है, इसमें डायमंड के साथ साथ एक आयोडीन भी आता है। आयोडीन भी एक टाइप का क्या है, नॉन मेटल है, और इसके अंदर भी लस्टर प्रॉपर्टी होती है। चलिए अब अपन बात कर लेते हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। यस स्टूडेंट्स, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है मेटल्स फ्रॉम बेसिक ऑक्साइड। जितनी भी मेटल्स होती है स्टूडेंट्स वो बेसिक ऑक्साइड बनाती है, यानी कि इनके जो ऑक्साइड होंगे वो बेसिक नेचर के होंगे। यानी कि जैसे अपन बात करते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड की, तो यहाँ पर ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है इसका नेचर कौन सा होता है, बेसिक नेचर होता है, यानी कि ये अल्केलाइन नेचर को शो करते हैं। यहाँ अपन बात करते हैं वेल नॉन मेटल्स की। जब नॉन मेटल्स होता है स्टूडेंट्स तो वो एसिडिक ऑक्साइड बनाता है, जैसे CO2 है, SO2 है, ये दोनों क्या हो रहे हैं आपके ऑक्साइड या एसिडिक नेचर के बन रहे हैं। देन उसके बाद Ag और Cu यानी कि सिल्वर और कॉपर, ये क्या होते हैं, बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। इसमें से भी ज़्यादा बेस्ट कौन सा होता है स्टूडेंट्स, Ag होता है, यानी सिल्वर होता है। बट अपन क्या कर सकते हैं, होम या घरों की या डोमेस्टिक जो इलेक्ट्रिसिटी होती है उसके लिए अपन सिल्वर का यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ी कॉस्टली मेटल होती है। तो इसके बजाय अपन क्या करते हैं स्टूडेंट्स, कॉपर का यूज़ करते हैं। चलिए अपन बात कर लेते हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। इसमें सबसे पहली जो केमिकल प्रॉपर्टी आती है वो मेटल्स रिएक्ट विथ एयर्स, है ना, यानी जो मेटल्स होती है वो एयर के साथ किस तरह से रिएक्ट करती है। तो मैंने यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। सबसे पहले आप इन पॉइंट्स को देखिए। जैसे सोडियम Na, यानी कि सोडियम एक मेटल है, पोटेशियम एक मेटल है, इनको क्या किया जाता है, केरोसिन ऑयल के अंदर कैप्ट किया जाता है, रखा जाता है। मीन्स ये हाईली रिएक्टिव होती है किसके साथ, एयर के साथ। ये एयर के साथ बहुत फास्ट रिएक्ट करने लग जाएगी और बर्न होने लग जाएगी, और जो है वहाँ पर विस्फोट या बम ब्लास्ट टाइप का हो जाएगा। देन उसके बाद अपन बात करते हैं मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, जिंक है और लेड है। यहाँ Pb जो है वो किसका साइन है, लेड का। ये क्या होती है, रिएक्ट विथ स्लोली, यानी कि स्लोली धीरे धीरे रिएक्ट करती है एयर के साथ। और मैग्नीशियम जो अगर अपन देखते हैं तो आप लोगों ने चैप्टर फर्स्ट के अंदर फर्स्ट ही पेज के ऊपर ये भी देखा है कि जब आप मैग्नीशियम रिबन को जलाते हो तो कौन सी फ्लेम के साथ जलता है, वो डिजलिंग फ्लेम के साथ जलता है। देन उसके बाद करते हैं फेरस और कॉपर। ये दोनों मेटल्स जो होती है इनको बर्न नहीं किया जा सकता एयर की प्रेजेंस में, बट फिर भी ये क्या कर सकती है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होकर क्या बना सकती है, ऑक्साइड बना सकती है। और दो मेटल्स ऐसी है, प्लेटिनम और एल्यूमिनियम। यहाँ पर ये जो प्लेटिनम लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, ये क्या है, Pt है, Au यानी कि गोल्ड है। ये दोनों मेटल्स क्या होती है, रिएक्ट नहीं करती है एयर के साथ, और इनको अपन इनर्ट मेटल या नोबल मेटल के नाम से भी जानते हैं। कहीं कहीं पर इन दो मेटल के साथ साथ कहीं कहीं पर इसके साथ साथ जो है Ag भी लिख दिया जाता है स्टूडेंट्स, लेकिन Ag जो है उतना ज़्यादा नहीं है जितना कि ये दोनों मेटल्स हैं। ठीक है, चलिए अपन बात कर लेते हैं इनकी केमिकल रिएक्शन की। तो यहाँ पर जो मेटल होगी, आप यहाँ पर कोई भी मेटल्स रख सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अपन क्या करते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर अपन ले लेते हैं सोडियम, और यहाँ पर आपको क्या करना है, ऑक्सीजन लेना है। जब आप क्या करते हो, सोडियम मेटल की रिएक्शन किसके साथ कराते हो, ऑक्सीजन के साथ, तो यहाँ पर क्या होता है स्टूडेंट्स, Na आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर हाफ मोल ऑक्सीजन ले लेते हो, क्योंकि आप जानते हो कि एक ऑक्सीजन जो होता है स्टूडेंट्स, उसकी जो वैलेंसी होती है ऑक्सीजन की वो कितनी होती है, -2 होती है। तो यहाँ पर अगर आप 2 ऑक्सीजन ले रहे हो तो 2 ऑक्सीजन की कितनी हो जाएगी, -4। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, या तो यहाँ पर 4 Na लेना पड़ेगा, या आप क्या कर रहे हो, अगर 2 Na ले रहे हो तो आप इसको क्या कर देते हो, हाफ कर देते हो, जिससे ये क्या बन जाएगा, NaO यानी कि सोडियम ऑक्साइड बन जाएगा। ठीक है ना। इसी तरह से अगर अपन बात करते हैं Mg मेटल अगर अपन ले लेते हैं और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन कराते हैं, यहाँ पर ये भी हाफ ले लो, और ये क्या बन जाएगा, MgO यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। इसी तरह से
आप एल्यूमिनियम ले सकते हो। इस एल्यूमिनियम की रिएक्शन आप किसके साथ करा सकते हो? ऑक्सीजन के साथ, एयर के साथ। तो आपको याद रखना है यहाँ पर बनाना क्या है, आपको एल्यूमिनियम ट्राईऑक्साइड Al2O3 बनाना है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, इसे बैलेंस कर सकते हो। बैलेंस करने के लिए आप क्या कर सकते हो, जैसे यहाँ पर आपने क्या ले लिया, 2 ले लिया। यहाँ स्टूडेंट्स आप क्या कर सकते हो, इसको यहाँ 2 ले लो, तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, है ना। अब जैसे ही ये 6 हुआ तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 3 लेना पड़ेगा, जिससे क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर जब आप यहाँ 2 ले रहे हो तो ये Al2O3 है, तो यहाँ पर एल्यूमिनियम कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 4 हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, मेटल की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराते हो तो क्या बनता है, मेटल ऑक्साइड बनता है। इसी तरह से आप लेड भी ले सकते हो, इसकी रिएक्शन भी किसके साथ करा सकते हो, ऑक्सीजन के साथ, और ये भी क्या बन जाएगा, लेड ऑक्साइड बन जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये सारे जो ऑक्साइड्स बने हैं, ये सारे ऑक्साइड कैसे नेचर के होते हैं, ये सारे ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं, यानी कि ये बेसिक या एल्केलाइन नेचर को शो करते हैं। चलिए अपन बात कर लेते हैं अब नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन की। स्टूडेंट्स, कुछ मेटल्स ऑक्साइड्स जो होते हैं वो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, और इन मेटल ऑक्साइड को अपन कहते हैं एम्फोटेरिक नेचर। लास्ट टाइम अपन ने ये देखा था जो है कुछ मेटेलिक ऑक्साइड जो होते हैं वो कैसे होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं, और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो होते हैं वो आपके एसिडिक नेचर के होते हैं। बट यहाँ पर अपन ये कह सकते हैं कि कुछ, जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल अगर अपन लेते हैं Al2O3, है ना, ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, और इस एल्यूमिनियम ऑक्साइड की रिएक्शन आप किसके साथ करा देते हो, HCl के साथ। तो जैसे ही आप HCl के साथ रिएक्शन कराते हो तो यहाँ पर कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाता है AlCl3 प्लस यहाँ से क्या हो जाता है, यहाँ से H2O मॉलिक्यूल्स जो है वो बाहर निकल जाते हैं। अब यहाँ पर अपन क्या कर सकते हैं, इन H2O या जो आपके पास रिएक्शंस है, इस रिएक्शंस को अपन बैलेंस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है तो अपन यहाँ पर भी क्या कर सकते हैं, 3 ऑक्सीजन ले लेते हैं। अब जैसे ही यहाँ पर 3 ऑक्सीजन लेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हाइड्रोजन 6 हो जाएंगे। तो यहाँ अपन क्या करते हैं, इसको 6 ले लेते हैं, और यहाँ पर जो है इसको 2 ले लेते हैं। तो इस तरह से ये रिएक्शन जो होगी वो बैलेंस हो जाती है। नेक्स्ट अगर अपन यही रिएक्शन Al2O3 की रिएक्शन अगर NaOH से करा देते हैं, तो NaOH से कराने के बाद भी यहाँ पर क्या होगा, एक NaAlO2 प्लस H2O का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब यहाँ पर अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ 2 ले लेते हैं, जिससे क्या हो जाएगा, ये 3 और 2 कितने हो गए, 5 हो गए। तो यहाँ पर अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ये 2 ले लेते हैं, तो ये कितना हो जाएंगे, 5 ऑक्सीजन हो जाएंगे, और इस तरह से ये रिएक्शन भी बैलेंस हो जाएगी। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पर ये जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, इन दोनों रिएक्शंस के अंदर, ये दोनों रिएक्शंस में जो ऑक्साइड है आपके पास एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये एक टाइप का क्या है, मेटल ऑक्साइड है, मेटल का ऑक्साइड है। और इस मेटल के ऑक्साइड की रिएक्शन आप किसके साथ कराते हो, एसिड के साथ कराते हो, तब भी क्या बन रहा है, सॉल्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। और बेस के साथ कराते हो तब भी क्या होता है, यहाँ पर सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर अपन ये कह सकते हैं कि ये जो आपके पास ऑक्साइड है Al2 ऑक्साइड, ये किस टाइप का हो जाएगा, तो इसके लिए अपन एक वर्ड यूज में ले सकते हैं कि ये एम्फोटेरिक नेचर का होता है। यहाँ पर इसका नेचर क्या होता है स्टूडेंट्स, एम्फोटेरिक नेचर। ठीक है, तो चलिए अपन बात कर लेते हैं। अच्छा, एक और बात देखिए, Al2O3 की जगह पर अगर अपन ZnO यानी कि जिंक ऑक्साइड की बात करें तो ये भी किस नेचर का होता है, एम्फोटेरिक नेचर का होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता होना चाहिए एम्फोटेरिक नेचर क्या होता है। एम्फोटेरिक नेचर ऑक्साइड्स वो होते हैं जो कि एसिड एज वेल एज बेस के साथ भी वो रिएक्शन कर जाते हैं और सॉल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन कर देते हैं। वैसे नॉर्मली क्या होता है, जितने भी मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं और सिर्फ किसके साथ रिएक्शन करते हैं, एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं। बट यहाँ पर आपके पास 2 मेटल ऑक्साइड ऐसे हैं जो कि एसिड के साथ साथ बेस से भी रिएक्शन कर रहे हैं और इनको अपन कहते हैं स्टूडेंट्स एम्फोटेरिक नेचर ऑक्साइड। ठीक है, तो चलिए अपन बात कर लेते हैं अब नेक्स्ट जो टॉपिक है अपना, कि अगर अपन मेटल की रिएक्शन वाटर के साथ कराते हैं तो ये किस तरह से रिएक्ट
देखिए स्टूडेंट, मैंने आप लोगों के लिए एक चार्ट का फॉर्मेशन किया है। यहाँ पर ये जो चार्ट है, इस चार्ट के थ्रू आपको बताया गया है कि ये जो मेटल है, कोई भी मेटल, वो वाटर के साथ किस तरह से रिएक्शन करती है। तो यहाँ पर ये जो इनकी रिएक्टिविटी होती है वाटर के साथ, वो इनकी रिएक्टिविटी सीरीज के ऊपर डिपेंड करती है कि कौन सी मेटल जो है हाईली रिएक्टिव है और कौन सी मेटल जो है वो लेस रिएक्टिव है। तो यहाँ पर अपन बात कर लेते हैं, जैसे आपके पास सोडियम है, पोटेशियम है या कैल्शियम है। ये जो मेटल है ये हाईली रिएक्टिव होती है, ये कोल्ड वाटर के साथ ही रिएक्ट कर जाती है। लेकिन कुछ मेटल्स ऐसी होती है जो कि थोड़ी लेस रिएक्टिव होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर अपन बात करते हैं मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम थोड़ी लेस रिएक्टिव होती है। इससे रिएक्शन करवाने के लिए वाटर को अपन को हॉट करना पड़ता है, गर्म करना पड़ता है। वहीं अगर अपन बात करते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम की जैसे ही आप गर्म पानी से रिएक्शन करवाते हो, तो रिएक्शन करवाने पर क्या हो जाएंगे, जैसे ही रिएक्शन होगी तो वहां पर जो बबल्स की फॉर्मेशन होने लग जाएगी। ऐसा होगा जैसे कि H2 के अंदर जो बबल्स बनते हैं उस तरह की बबल्स फॉर्मेशन होने लग जाएंगी। और जो मेटल है, कैल्शियम मेटल और मैग्नीशियम मेटल, उसके बबल्स जो होंगे, छोटी छोटी बॉल्स लाइक स्ट्रक्चर जो होंगे, वो उसकी फ्लोट के ऊपर, उसकी जो सरफेस होगी वाटर की सरफेस, और वाटर के सरफेस के ऊपर फ्लोट करने लग जाएंगे। ठीक है ना। तो ये चीज आपको इसके बारे में थोड़ा सा याद रखना है। देन उसके बाद अगर अपन बात करते हैं, कुछ मेटल ऐसी होती है जैसे फेरस है, एल्यूमिनियम है और जिंक है। ये एक थोड़ी लेस रिएक्टिव मेटल होती है। ये आसानी से पानी के साथ रिएक्शन नहीं करती है। कोल्ड वाटर में तो बिल्कुल भी नहीं करेगी, हॉट वाटर में भी रिएक्शन नहीं करती है। तो इसके लिए अपन को क्या करना पड़ता है स्टूडेंट्स, वाटर वेपर जो है, वाटर स्टीम जो है, वो इसके साथ रिएक्शन कराना होता है, तब जाकर के वो क्या करेगा, इसके साथ वाटर के साथ ये मेटल्स रिएक्शन करेगी। देन उसके बाद कुछ मेटल्स ऐसी भी हैं जो कि रिएक्शंस नहीं करती हैं, जैसे कि लेड है, कॉपर है और एजी यानी कि सिल्वर है। ये मेटल्स जो होती हैं वो वाटर के साथ अनरिएक्टिव होती है, वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करती है। चलिए अपन बात कर लेते हैं इनकी ही कुछ केमिकल रिएक्शंस की जो वाटर के साथ होती है और किस तरह होती है। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो रिएक्शंस है इनके अंदर क्या होता है, जैसे आप जानते हो, इससे पहले अभी अपन ने बात की है कि सोडियम मेटल जो है वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन कर सकती है और क्या बना लेगी, NaOH बना लेगी। साथ ही साथ वहां से H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस भी आपके रिलीज हो जाएगी और साथ ही साथ यहाँ से कुछ एनर्जी भी जो है, बहुत सारी एनर्जी भी यहाँ पर रिलीज होगी। देन उसके बाद अपन बात कर लेते हैं यहाँ पर कैल्शियम। मैंने कहा था कि कैल्शियम और मैग्नीशियम ये दोनों के उनसे पानी के साथ हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करती है और क्या बनाएगी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और यहाँ से हाइड्रोजन गैस भी रिलीज करेगी। देन उसके बाद अपन बात करते हैं एल्यूमिनियम और Fe की। तो मैंने आप लोगों से कहा था कि एल्यूमिनियम और अगर आपको किसकी रिएक्शन करानी है, वाटर वेपर की, तो क्या होगा, यहाँ पर जैसे ही आप इनकी रिएक्शन करवाओगे वेपर के साथ, तो क्या बन जाएगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाएगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी, फेरस ऑक्साइड बन जाएगा और क्या हो जाएगा, यहाँ से भी हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं स्टूडेंट्स। इसमें से ये दोनों रिएक्शंस जो है वो तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, बहुत सी बार एग्जाम्स के अंदर पूछी जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपसे पूछ लिया गया कि यहाँ तक की रिएक्शंस आपको दे रखी है और कहा गया है कि प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, तो आपको जो है इस तरह के क्वेश्चंस भी आने चाहिए। तो ये रिएक्शंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद रखना भी अपने लिए जरूरी है। ठीक है ना। चलिए अपन बात कर लेते हैं अब कि जब आप एसिड की रिएक्शन डाइल्यूट एसिड की रिएक्शन मेटल के साथ कराते हो तो क्या होता है। यस स्टूडेंट्स, जब अपन रिएक्शन करवाते हैं मेटल की डाइल्यूट एसिड के साथ, तो मेटल जो है डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बनाएगा, साथ ही साथ यहाँ से हाइड्रोजन गैस भी रिलीज हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए अपन ले लेते हैं मेटल Fe और रिएक्शन किसके साथ, डाइल्यूट एसिड अपन क्या ले सकते हैं, मान लीजिए HCl आपने लिया है। अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर सॉल्ट कौन सा बन जाएगा, FeCl2 बन जाएगा, या फिर आप FeCl3 बना सकते हैं। ठीक है ना। तो FeCl2 फेरस क्लोराइड यहाँ पर बन जाता है और साथ ही साथ यहाँ से H2 गैस क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, रिलीज हो जाएगी। देन उसके बाद यहाँ पर अगर मान लीजिए आप रिएक्शन में मेटल जो है चेंज कर लेते हैं, मैग्नीशियम ले लेते हैं और यहाँ पर जो एसिड है उसकी जगह पर आप H2SO4 ले ले, तो क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, MgSO4 बन जाएगा और साथ ही साथ यहाँ से H2 गैस भी रिलीज हो जाएगी। इसी तरह से मेटल को चेंज करके अगर आप Zn ले रहे हैं और H2SO4 जो है एसिड के फॉर्म में ले रहे हैं, तो क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, ZnSO4 बन जाएगा और साथ ही साथ यहाँ से हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। तो आप देख रहे हो कि इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं, किसी भी मेटल की रिएक्शन किसके साथ करवा सकते हैं, डाइल्यूट एसिड के साथ। तो बनेगा क्या स्टूडेंट, सॉल्ट बनेगा और क्या गैस रिलीज होगी,
हाइड्रोजन गैस जो है वो यहाँ से रिलीज हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब अपन बात कर लेते हैं कि अगर आप रिएक्शन कराते हो, मेटल की रिएक्शन कराते हो किसी दूसरे सॉल्यूशंस ऑफ मेटल के साथ, जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों ने ये रिएक्शंस पढ़ी हुई भी है, आप जानते हो कि मेटल का डिस्प्लेसमेंट होता है ना। तो जो मेटल का डिस्प्लेसमेंट होता है तो हाईली रिएक्टिव मेटल क्या करेगी, लेस रिएक्टिव मेटल को क्या कर देगी, डिस्प्लेस कर देगी। वही रिएक्शंस जिसके बारे में अपन जो है चैप्टर नंबर 1 के अंदर अच्छे से डिस्क्रिप्शन में पढ़ चुके हैं, मैं एक बार शॉर्ट में आपको वापस यहीं पे बता देता हूं स्टूडेंट्स। यस स्टूडेंट्स, चलिए अपन बात कर लेते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की, जिसमें मेटल की रिएक्शन करवाई जाती है किसी अदर मेटल के सॉल्यूशन के साथ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है कि मेटल 1 का कोई सॉल्यूशन है जिसकी रिएक्शन मेटल 2 से करवाई जा रही है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, ये जो मेटल 2 है इसने किसको कर दिया रिप्लेस, मेटल 1 को, और उस मेटल 1 की जगह पर कौन आ गया है, मेटल 2 सॉल्यूशन के अंदर आ गया है और मेटल 1 जो है वो बाहर निकल गया है। अब यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल अपन यहाँ पे बात कर लेते हैं CuSO4। आप जानते हो कि CuSO4 का जो कलर होता है वो कौन सा होता है, ब्लू कलर होता है। जब इसके अंदर अपन आयरन की यानी कि आयरन की कुछ नेल्स या आयरन जो है इसके अंदर ऐड कराते हैं तो क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ से आयरन जो होगा वो आयरन सल्फेट बना लेगा यानी कि फेरस सल्फेट बना लेगा, और साथ ही साथ यहाँ से कॉपर क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। तो ये जो ब्लू कलर है स्टूडेंट्स, धीरे धीरे ये जो कलर का सॉल्यूशन है वो क्या हो जाएगा, पर्ल ग्रीन या थोड़ा सा ग्रीन कलर का हो जाएगा। ओके, तो ये आपके कुछ केमिकल रिएक्शंस हैं मेटल चैप्टर से रिलेटेड। ठीक है ना। अब उसके बाद नेक्स्ट जो आता है टॉपिक वो आता है आपका मेटल रिएक्टिविटी सीरीज, और देन उसके बाद एक लास्ट टॉपिक आ जाएगा आप लोगों का कि आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन कैसे होता है। बस इतना ही आप लोगों के ये जो चैप्टर है इसके अंदर है, क्योंकि मेटलर्जिकल प्रोसेस इसके बाद आने वाला है, लेकिन मेटलर्जिकल प्रोसेस जो है इस सेशन में आप लोगों के सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए अपन जो है उनको नहीं पढ़ेंगे, केवल यही जो है आप लोगों के सिलेबस के अंदर है और अपन इन्हीं चीजों को पढ़ने वाले हैं। यस स्टूडेंट्स, ये आपके पास एक मेटल रिएक्टिविटी सीरीज है जो कि एनसीईआरटी बुक के अंदर भी आप लोगों को दी हुई है, और अलग अलग बुक्स के अंदर मेटल रिएक्टिविटी सीरीज जो है वो स्टूडेंट्स डिफरेंट हो सकती है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बस आपको मैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट्स मेटल जो कि आपके सिलेबस से रिगार्डेड है, मैं केवल उन्हीं की बात कर रहा हूँ आप लोगों के सामने। तो यहाँ पर सोडियम है, पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, जिंक है, फेरस है, लेड है, हाइड्रोजन है, कॉपर है, Hg, और फिर उसके बाद Ag, देन उसके बाद Au है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन जो है स्टूडेंट्स, इस हाइड्रोजन की जो रिएक्टिविटी होती है मेटल के रेस्पेक्ट में वो 0 होती है। ठीक है ना स्टूडेंट्स। और एक और बात यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि पोटेशियम जो है वो मोस्ट रिएक्टिव होती है, उसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है, और Au यानी कि गोल्ड जो है उसकी रिएक्टिविटी स्टूडेंट सबसे कम होती है। अब यहाँ पर ये मोस्ट रिएक्टिव है, तो फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए जैसे आपको एक इस तरह से रिएक्शन दे रखी है कि आपके पास ZnSO4 है प्लस आपको Cu दिया हुआ है। आपको यहाँ पर ये पता चल जाएगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है, क्योंकि एक मेटल दी हुई है और एक मेटल का सॉल्ट दिया हुआ है, तो मीन्स यहाँ पर आपको क्या करना है, मेटल का डिस्प्लेसमेंट करना है। तो आप क्या करते हो, ये रिएक्शन करते हो, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा स्टूडेंट, CuSO4 बन जाएगा प्लस Zn बन जाएगा।
ठीक है ना। अब यहाँ ऐसा क्यों हुआ? नॉर्मली देखो यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर अपन देखते हैं तो ये क्या है, हाईली रिएक्टिव है, और ये क्या है स्टूडेंट्स, लेस रिएक्टिव है। तो कभी ये रिएक्शन नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती स्टूडेंट्स? क्योंकि यहाँ पर क्या है, लेस रिएक्टिव मेटल हाईली रिएक्टिव मेटल को कभी डिस्प्लेस नहीं कर सकती है। अगर इस रिएक्शन को आप उल्टा लिख देते हो, जैसे ये CuSO4 प्लस आपने Zn लिख दिया, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर ZnSO4 बन जाएगा प्लस Cu। ये रिएक्शन हो सकती है स्टूडेंट, बट ये रिएक्शन नहीं हो सकती है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इस रिएक्टिविटी सीरीज का आपको क्या बेनिफिट है। जैसे फॉर एग्जांपल अपन बात करते हैं, अपन क्या करते हैं स्टूडेंट्स, Fe लेते हैं। अभी जो अपन ने रिएक्शन देखी थी उस रिएक्शन में अपन ने CuSO4 का सॉल्यूशन लिया हुआ था ब्लू कलर का, और उसकी रिएक्शन आयरन से करा रहे थे। तो क्या हो रहा था स्टूडेंट्स, यहाँ पर FeSO4 बन रहा था और Cu बाहर निकल रहा था। हो सकता है ये रिएक्शन, क्यों हो सकती है? क्योंकि Fe क्या है स्टूडेंट्स, हाईली रिएक्टिव है, और कॉपर क्या है, लेस रिएक्टिव है। तो हाईली रिएक्टिव क्या कर सकती है, लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर सकती है। बट अगर अपन यही रिएक्शन अगर इस तरह से लिखते, अगर यहाँ पर ये रिएक्शन इस तरह से होती, तो क्या होगा यहाँ पर स्टूडेंट्स, कोई रिएक्शन नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी? क्योंकि यहाँ पर कॉपर जो है वो लेस रिएक्टिव है, हाईली रिएक्टिव को डिस्प्लेस नहीं कर सकती। चलिए अपन बात कर लेते हैं अब अपना जो लास्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स इस चैप्टर का, जिसको अपन कहते हैं आयनिक कंपाउंड। यस स्टूडेंट्स, अपना लास्ट टॉपिक है आयनिक कंपाउंड, है ना। या इस अपन को, या इस रिएक्शंस को, या इस टाइप के कंपाउंड को अपने से दूसरे टाइप से भी पूछा जा सकता है कि व्हाट हैपन व्हेन मेटल रिएक्ट विथ नॉन मेटल, नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करती है तो क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर अपन बात करें, जैसे Na सोडियम एक मेटल है और इसकी रिएक्शन आप किसके साथ करा रहे हो, Cl, यानी कि जो एक नॉन मेटल है, इसकी रिएक्शन कराते हो तो क्या बन जाता है, NaCl। अब यहाँ पर ये जो आपके पास NaCl बना है, ये किस टाइप का कंपाउंड हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा आपका आयनिक कंपाउंड। अब चलिए देख लेते हैं ये बनता कैसे है। आप लोग जानते हो Na के अंदर एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11। इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपन कैसे लिख सकते हैं, 2 और 2, 8 और 1 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लोरीन की बात करते हैं, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17। 17 को अपन कैसे लिख सकते हैं, 2, 8 और 7, 2 और 8 10, 10 प्लस 7 17 हो जाएगा। 2 और 8 10, 10 प्लस 1 यानी 11 हो जाएगा। अब आप देखते हो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है आउटर मोस्ट शेल के अंदर, यहाँ पर आप देखते हो एक इलेक्ट्रॉन की कमी है आउटर मोस्ट शेल के अंदर, है ना। क्योंकि अपन जानते हैं कि आउटर मोस्ट शेल के अंदर ये कितने इलेक्ट्रॉन करने चाहते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करना चाहते हैं। तो यहाँ से क्या करें, अगर सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को इसको दे देवे क्लोरीन को, तो क्या हो जाएगा, क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 2, 8 और 8। ओके स्टूडेंट्स, और अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन अपना किसी को दे दिया तो देने के बाद क्या हो जाएगा, ये वाला शेल खत्म हो जाएगा और ये वाला शेल ही रहेगा। तो आउटर मोस्ट शेल कैसे हो जाएंगे, ऐसे। तो इसके पास भी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। यहाँ पर भी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। ओके, तो इस तरह से यहाँ पर क्या करता है, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट कर देता है, क्लोरीन को। अब आप लोग जानते हो कि सोडियम अगर एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इसके ऊपर चार्ज कौन सा आ जाएगा, पॉजिटिव। और क्लोरीन जो कि एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। ठीक है ना। तो यहाँ पर अपन इसका डॉट स्ट्रक्चर अगर बनाना चाहते हैं तो कैसे बनाएंगे स्टूडेंट्स, ये सोडियम है, ठीक है ना। इस सोडियम ने क्या किया है, अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ डोनेट कर रहा है, और क्लोरीन ये क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। अब यहाँ इन दोनों के बीच में क्या होगा, एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, और बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो ये किस तरह से स्टेबल हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा NaCl। ठीक है ना। तो इस तरह से क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, NaCl का फॉर्मेशन होता है, और NaCl के फॉर्मेशन होने के बाद यहाँ पर क्या बन जाता है, आपका एक आयनिक कंपाउंड बन जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये है आपका चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। एक बार वापस मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि इस सेशन के अंदर जो आप लोगों का सिलेबस है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोगों से सिर्फ और सिर्फ मेटल और मेटल की रिएक्टिविटी तक ही पूछा गया है।
मेटलर्जिकल प्रोसेस जो है वो इस सेशन में नहीं आ रहे हैं, तो इसीलिए आप लोगों को मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ मेटलर्जिकल प्रोसेस, वरना ये चैप्टर और भी बहुत आगे है, बहुत सारा दिया हुआ है, लेकिन इस सेशन में स्टूडेंट्स अपन यहाँ तक ही पढ़ रहे हैं। ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।